हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज हम देखने वाले हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3, कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर से आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैं इस चैप्टर की सारी डिजीज़ कवर करा दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि लगभग हर घर में आपको देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, स्टूल पास आउट में डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि जो स्टूल्स जो है, फेसेस जो है वो हार्ड हो जाते हैं एंड डिफ़िकल्टी आ जाती है उसको पास आउट करने में। तो इट रेफर्स टू स्टूल और फेसेस बिकम हार्डर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू पास, यानी कि स्टूल हार्ड हो गया है और उसको पास आउट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, उसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है, ये मेनली बाउल मूवमेंट से रिलेटेड है। जब हमारे बॉडी के अंदर बाउल मूवमेंट बहुत कम होती है या लेस फ्रीक्वेंट हो जाती है, तब आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज या ईटियोलॉजी क्या है, तो अगर आप इनएडुकेट वाटर इनटेक कर रहे हो या प्राय मात्रा में बहुत कम पानी पी रहे हो आप, या फिर आपकी डाइट के अंदर फाइबर बहुत कम है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहते हैं। या फिर आपकी जो रेगुलर डाइट है उसके अंदर डिसरप्शन आ गया है, आपने कहीं पे ट्रैवल किया है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर आप लार्ज अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आपको अगर स्ट्रेस है तो ओवर यूज़ ऑफ लेक्सेटिव्स, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है लाइक पार्किंसन हो रखा है आपको या स्क्लेरोसिस हो रखा है, या फिर आपने नारकोटिक्स ड्रग जो है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, या फिर आपकी जो आईबीएस हो रखा है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रखा है, या फिर आपके प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है कि बाउल मूवमेंट जो है वो इनफ्रीक्वेंट हो जाती है या फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है बाउल मूवमेंट के अंदर। देन सेकंड है कि हार्ड और स्मॉल स्टूल्स हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन हो जाता है पेशेंट के अंदर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उसका एब्डोमिनल जो है वो फुलनेस हो जाता है, यानी कि पेशेंट को हमेशा फुल फील होता है। उसको जब भी खाना खाने जाता है एकदम पेट भरा-भरा सा लगता है, उसको खाली लगता ही नहीं है, जिसके कारण उसको वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाएगा, क्योंकि पेट हमेशा फुल लगेगा उसको। लास्ट है कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, यानी बाउल मूवमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होगी। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको लैक्सेटिव्स देंगे, उसको एनकरेज करेंगे कि 2 से 4 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पिए, जो नॉर्मली जितना हम 8 ग्लास पानी पीते हैं उससे 2 से 4 ग्लास और पानी पीना डेली टेक करना है। स्पेशली लिक्विड जितने भी है मॉर्निंग में, वो सब वार्म लिक्विड को हमको मॉर्निंग में टेक करना है, पीना है। ईट करना है हमको वेल बैलेंस डाइट, यानी कि फाइबर रिच डाइट को हमको ईटिंग करना है। इसी के साथ हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है समाप्त। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक्चुअली क्या है, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन के अंदर होता क्या है कि पानी की कमी हो जाता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड या वाटर या पानी की कमी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। लॉस ऑफ वाटर इन सेल्स एंड टिश्यू, बॉडी के जो सेल्स एंड टिश्यू है उसके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसके कारण डिहाइड्रेशन पैदा हो जाता है। जो अपना नॉर्मली ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर मेल जो होता है वो 60% वाटर कंटेन करता है, एंड जो फीमेल होती है वो, सॉरी, मेल जो है 50% वाटर करता है एंड जो फीमेल होती है वो 60% वाटर कंटेन करती है। अगर इन परसेंटेज में थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट को। नॉर्मली जो एक्यूट डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि जो लो लेवल पे जो डिहाइड्रेशन होता है, उसको हम वाटर इनटेक से रिजॉल्व कर सकते हैं या ओआरएस वगैरह लेने से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर डिहाइड्रेशन कॉम्प्लिकेट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको आईवी फ्लूइड्स वगैरह लेने पड़ते हैं। और मेनली डिहाइड्रेशन कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है, जबकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह डायरिया बहुत ज़्यादा होने को हो जाता है, तब पेशेंट को कॉम्प्लिकेट कंडीशन वाला डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह आईवी थेरेपी देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम डिहाइड्रेशन के। सबसे पहला थर्स्ट, प्यास लगेगी पेशेंट को, बीपी लो हो जाएगी, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, सम टाइम इम्पाल्पेबल पल्स, पल्स जो है वो फील नहीं होगी, वेट लॉस होगा, टंग जिप जो है वो ड्राई होगी जाएगी, संकन आई बॉल्स, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ब्लड यूरिया इंक्रीज हो जाएगा, हेड एक होगा, रेस्टलेस फील होगा, लो स्किन इंटीग्रिटी,
लिप्स जो है वो क्रैक्ड हो जाएंगे एंड डीप एंड फास्ट रेस्पिरेशन करेगा पेशेंट। अब देखेंगे हम डायग्नोसिस ऑफ डिहाइड्रेशन। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, क्लिनिकल में सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम पेशेंट की, उसके जो प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम है वो सब देखेंगे हम। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे हम, बर्न यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का भी हम टेस्ट करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के, तो कन्फ्यूजन होगा, कोमा और शॉक वाली कंडीशन हो सकती है आपको फर्दर, या फिर आपको ओलिगो यूरिया हो सकता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हम डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन को अकॉर्डिंग टू उसकी सीवियरिटी मैनेज किया जा सकता है, यानी कि अगर लो लेवल का है, माइल्ड लेवल का है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओआरएस देंगे जिससे वो ट्रीट हो जाएगा। और अगर जो डिहाइड्रेशन सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम क्या करेंगे, उसको आईवी थेरेपी देंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करेंगे उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करेंगे अगर उसको हेमरेज हो रखा है तो, या फिर हम उसको एंटी डायरियल ट्रीटमेंट देंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं डिहाइड्रेशन का। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे, उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल को हम मेंटेन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे हम पेशेंट को। इसी के साथ हमारा डिहाइड्रेशन भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डायरिया। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को फ्रीक्वेंटली स्टूल पास आउट होता है, यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हो लूज मोशन। ठीक है, ये वैसे बहुत टाइम ज़्यादातर ये देखने को मिलती है जब बारिश वाली सीज़न आती है। बारिश के सीज़न में एक्चुअली डायरिया बहुत देखने को इस कारण मिलता है क्योंकि जो पानी पीते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होता है। बैक्टीरिया उसमें बहुत ज़्यादा होता है बारिश के टाइम पानी में, तो उस कारण से आपको डायरिया देखने को मिलता है बारिश के मौसम में। अब डायरिया की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली इज नोन एज डायरिया। जो वाटर स्टूल होता है वो फ्रीक्वेंटली पास आउट होता है बॉडी से, उसी को हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया के टाइप होते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। क्रोनिक जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा एंड इजी टू ट्रीट नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट टाइम लगेगा उसको ट्रीट करने में। अब हम देखते हैं ईटियोलॉजी ऑफ डायरिया या कॉजेज ऑफ डायरिया। तो ईटियोलॉजी कुछ इस प्रकार है कि डाइटरी रिलेटेड कॉजेज है, लाइक इनडाइजेशन हो गया आपको, फूड एलर्जी हो रखी है आपको, स्टारवेशन, ओवर फीडिंग, फूड पॉइजनिंग हो रखी है, या केमिकल इरिटेंट्स लाइक मर्क्यूरी आपने ईट कर लिया हो, तब आपको डायरिया हो सकता है। इन्फेक्टिव कॉजेज क्या क्या है डायरिया के, तो बैक्टीरियल लाइक ई कोलाई अगर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आपको डायरिया हो सकता है। वायरल के अंदर एंट्रेरो वायरस, मेजल्स वायरस, फंगल के अंदर कैंडिडा एल्बिकेंस एंड कुछ पैरासाइट्स अगर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमको डायरिया हो सकता है। पेंटेरल में क्या हो जाता है, पेरेंटरल में अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखा है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको डायरिया हो सकता है। ड्रग्स में अगर हमने एम्पिसिलिन या कोई अदर एंटीबायोटिक ले रखी हो तो भी आपको डायरिया हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर लाइक टेंशन एंड स्ट्रेस से भी हो सकता है आपको। एंड कंजेनाइटल फैक्टर्स लाइक हर्ट्स ब्रोंक्स डिजीज हो रखी है आपको तो भी आपको डायरिया हो सकता है। अब डायरिया के हम टाइप्स देखते हैं। डायरिया के 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जो होगा वो सडन होगा, मॉडरेट होगा वो ग्रेजुअली होगा, एंड सीवियर जो होगा वो सडन एंड ग्रेजुअली दोनों होगा, मिक्स में होगा। ठीक है, माइल्ड जो होगा वो दिन के अंदर 2 से 5 बार आएगा, स्टूल आपको पास आउट होगा। एंड मॉडरेट के अंदर आपको 10 से 12 बार आप बाथरूम के अंदर जाओगे। सीवियर के अंदर क्या होगा, आप 12 से ज़्यादा बार आप जाओगे, यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो कि पेशेंट जो है बार बार इतनी बार बाथरूम जाएगा कि वो लगभग बाहर से ज़्यादा वो बाथरूम में बैठा रहेगा पूरे दिन। ठीक है, हर थोड़े थोड़े मिनटों में वो बाथरूम चला जाएगा, वो होता है आपका सीवियर डायरिया। अब देखते हैं हम अदर टाइप्स इसके। अदर टाइप, अदर कॉजेज़ क्या क्या है इसके, तो एब्डोमिनल पेन होगा आपके, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, सॉरी ये कॉजेज़ नहीं है, ये साइन एंड सिम्टम है डायरिया के, कि डायरिया के अंदर क्या क्या होता है। तो डायरिया के अंदर एब्डोमिनल पेन होता है, रैपिड होता है एंड डीप रेस्पिरेशन होता है। एब्डोमिनल पेन होगा फर्स्ट, सेकंड है कि उसको पेशेंट को रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन होगा, ओलिगोयूरिया होगा यानी बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, सॉरी ओलिगोयूरिया का मतलब है कि बहुत कम यूरिन आउटपुट होगा,
सनकन आइज देखने को मिलेगा, वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का, ड्राई स्किन होगी, लो बीपी एंड रैपिड पल्स देखने को मिलेगी एंड फटीग वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है डायरिया के, तो सबसे पहला डिहाइड्रेशन होगा, टॉक्सीमिया हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, एसिडोसिस हो जाएगा, रीनल फेलियर वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। अब हम डायग्नोसिस देखते हैं डायरिया के डायग्नोसिस कुछ इस प्रकार है कि साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसके डायग्नोस करेंगे पेशेंट को। देन इसका पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, जिसके अंदर हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह की क्वांटिटी को देखेंगे हम। देन हम बर्न यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका मैनेज करेंगे पेशेंट के डायरिया को। लाइक अगर सीवियर है तो क्या करना है, माइल्ड या मॉडरेट है तो क्या करना है। तो अगर आपको डायरिया हो जाता है तो अब हमको क्या करना है, एंटी डायरियल ड्रग्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेनी है। एग्जाम्पल लोपेरामाइड एंड मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है वो सबसे रामबाण इलाज है आपके डायरिया का, सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ में ली जाने वाली ड्रग है तो आपकी वो है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स थेरेपी देंगे। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, पेशेंट का क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम मेंटेन करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, उसमें के न्यूट्रिशनल लेवल को हम मेंटेन करेंगे, सेम एज कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट लगभग सब में कॉमन ही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ हमारी डिस्पीनिया। डिस्पीनिया बेसिकली क्या होता है, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी एंड पीनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इट्स कॉल्ड डिस्पीनिया, यानी कि ब्रीथिंग करने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस कंडीशन आप डिस्पीनिया बोलेंगे। ठीक है, इट मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ड्यू टू रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज़। रेस्पिरेटरी या फिर हार्ट डिजीज़ होने के कारण आपको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर, उसी को हम डिस्पीनिया बोलते हैं। डिस्पीनिया के कॉजेज या एटियोलॉजी क्या क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अस्थमा होगा आपको, निमोनिया हो सकता है, कार्डियक इस्चेमिया के कारण हो सकती है आपको, लंग डिजीज़, सीएचएफ या फिर आपको सीओपीडी हो रखा है तो भी आपको डिस्पीनिया हो सकता है। अब हम देखते हैं डिस्पीनिया के साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले है कि हाइपोटेंशन हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रैकियल डेविएशन हो रखा है आपको, स्ट्रेडियर हो रखा है, साइनोसिस या फिर अब्सेंट हो जाता है ब्रीथिंग साउंड, तो भी आपको डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिस्पीनिया। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन कॉजेज, यानी कि जो जो कॉजेज है, जो जो ईटियोलॉजी फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे हम O2 थेरेपी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे हम उसको, फाउलर पोजिशंस प्रोवाइड करेंगे हम उसको, ओपोइड्स देंगे जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को ट्रीट करेंगी। इसी के साथ हमारी डिस्पीनिया भी होती है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जो कि हमारी इन्फ्लामेशन है। एंड इन्फ्लामेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनल फेवरेट डिजीज़। सबसे ईजी डिजीज़ है और बहुत बार देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन जो है बेसिकली एक डिजीज़ ना होके बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो कि कब जनरेट होता है, जब कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है बॉडी के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन पैदा होती है। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली एक डिजीज़ ना होके एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी के प्रति। इन्फ्लामेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू इंजरी, ऑफन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजन, यानी कि पैथोजन की एंट्री के कारण इंजरी हो जाती है और उस इंजरी के रेस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन होता है। ये देख सकते हो आप, डायग्राम के अंदर समझाया गया है कि कैसे भाई इंजरी होती है, फिर डब्ल्यूबीसी आती है एंड फैगोसाइटोसिस करती है, फिर वापस वुंड हीलिंग वगैरह होती है। तो एक प्रकार से पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कॉजेज या ईटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपके केमिकल इरिटेंट्स एंटर कर गए बॉडी के अंदर, एक्सरे करवा रहे हो तब भी आपको हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू, इट्स कॉल्ड फ्रोस्ट बाइट। जो टिश्यूज है बॉडी के वो फ्रीज हो जाते हैं, उसी को हम फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। देन
नेक्स्ट है कि इन्फेक्शन बाय पैथोजन, अगर आपका पैथोजन के कारण इन्फेक्शन हो रखा है तो भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कारण बर्न्स हो रखा है, रेडिएशंस, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, फिजिकल इंजरी, अल्कोहल, फॉरेन बॉडी एंटर कर गई है बॉडी में, इन सब कारणों से आपका इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इन्फ्लेमेशन के, तो इसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं, वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फ्लेमेशन के। तो सबसे पहला है कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस होगी वहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। देन लास्ट इज की इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी टिश्यू कॉजिंग, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, बॉडी फंक्शंस या ऑर्गन फंक्शंस। अब हम टाइप्स देखते हैं इन्फ्लेमेशन के, तो इन्फ्लेमेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, मेनली इसके दो टाइप्स ही होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। बट जो अदर टाइप्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार है, लाइक अपेंडिसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, कोलाइटिस, राइनाइटाइटिस, वास्कुलाइटिस, साइनसाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, सिस्टाइटिस, फेलेबाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, डर्मेटाइटिस। एंड जो मेन टाइप्स है वो होते हैं दो ही, एक्यूट एंड क्रोनिक, जो कि ऑनसेट के आधार पे होते हैं। एक्यूट जो होता है वो रैपिड ऑनसेट होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है बट बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि कोई भी पैथोजन की एंट्री पे या फिजिकल इंजरी पे होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि स्लो ऑनसेट होता है एंड ड्यू टू ऑटो ह्यूमन रिएक्शंस के कारण होता है। जो आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसका एग्जांपल हो जाता है आपके जो अपेंडिसाइटिस, यानी जो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है वो है आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एग्जांपल। दूसरी तरफ जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसका एग्जांपल आपके हो जाता है रेमेटेड हार्ट डिजीज, सॉरी रेमेटेड अर्थराइटिस, ये आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एग्जांपल हो जाता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो रेडनेस होगा, हीट होगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग, पेन, ये 5 कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन के। अदर साइन एंड सिम्टम क्या है, तो एनोरेक्सिया, वीकनेस, फीवर, वेट लॉस एंड रेस्टलेसनेस। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं अब हम इन्फ्लेमेशन की। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी एंड वो रिलीज करेंगी न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडामिन, ये सब रिलीज होंगे मास्ट सेल के द्वारा। देन ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे कि इंक्रीज करेंगे कैपिलरी परमेबिलिटी एंड फीवर को कॉज कराएंगे, पेन होगा एंड ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण जो है एडिमा होगा बॉडी के अंदर। एडिमा के कारण जो है वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी पैथोफिजियोलॉजी, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, ईटोलॉजिकल फैक्टर के कारण मास्ट सेल एक्टिवेट होगी एंड वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएंगी, जिसके कारण वो कॉज करेंगे इन सब 4 कंडीशन को। एंड इन सब 4 कंडीशन से क्या होगा, एडिमा कॉज होगा, और एडिमा जो है वो रेडनेस करवाता है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ट्रीटमेंट के अंदर हम नर्सेट्स लेंगे, नर्सेट्स लाइक निमोसोलाइड, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, जो कि क्या करेगी, पेन को रिड्यूस करती है या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। अब हम लेंगे नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। फिर हम लेंगे एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हैं हम, लाइक लिवोसिट्रेजिन, हाइड्रोक्लोराइड, या फिर हम एनकरेज करेंगे पेशेंट को कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ड्रिंक करना है उसको, फ्लूइड्स इनटेक के लिए उसको एनकरेज करेंगे। अगर उसको एडिमा हो गया है तो हम उसको क्या करेंगे, राइस थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। राइस थेरेपी का मतलब क्या होता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है राइस थेरेपी। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आइस कॉम्प्लिकेशंस देंगे हम उसको, सॉरी आइस एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराएंगे हम उसको। देन कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर कंप्रेशन करेंगे हम, एंड एलिवेशन, जहाँ पे एडिमा होगा उस पार्ट को हम एलिवेट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। इसी के साथ हमारा इन्फ्लेमेशन भी होता है समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बेसिकली क्या होता है, फोर्सफुली एक्सपल्सन, जो हमारे स्टोमक कंटेंट होता है वो फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकलता है, उसी को हम वॉमिटिंग बोलते हैं। इन डेफिनेशन वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ फोर्सफुली एक्सपल्सन ऑफ द स्टोमक कंटेंट, जो स्टोमक कंटेंट है वो फोर्सफुली बाहर बॉडी से एक्सक्रीट होता है, एक्सपल्स होता है, एंड थ्रू दी माउथ, यानी माउथ से जो है वो, कभी कभी क्या होता है नोज से भी निकल सकता है, बट मेनली माउथ से ही जो है वो फूड कंटेंट है स्टमक से बाहर निकलता है, ठीक है, उसी को हम वॉमिटिंग बोलते हैं। ये देखिए एक बच्ची है जिसको वॉमिटिंग हो रही है।
अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला गैस्ट्राइटिस, नेक्स्ट इज पॉइजनिंग हो रखा है पेशेंट को अगर, तो वो वॉमिट करेगा। बेसिकली पॉइजनिंग तो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, पॉइजनिंग एंड फूड एलर्जी या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है पेशेंट को, तब वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी मेडिकेशन से उसको एलर्जी है तो, या फिर इंटेंस पेन हो रखा है उसको, ओवर एटिंग, बहुत ज़्यादा उसने खाना खा लिया है तो, हार्ट अटैक आ रखा है उसको, ब्रेन इंजरी हो गई है, अल्सर, सम कैंसर्स, मोशन सिकनेस, इन सब कारणों से आपका वॉमिटिंग वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एंटीमेटिक ड्रग्स देंगे, लाइक डोमपेराडोन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वॉमिटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम उसको एडवाइस करेंगे कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ड्रिंक करने के लिए, ओआरएस प्रोवाइड करेंगे उसको, ताकि डिहाइड्रेशन जो है ना हो पेशेंट को, इसलिए हम ओआरएस वगैरह देंगे पेशेंट को। अब नोज़िया को कैसे प्रिवेंट किया जाए। नोज़िया का मतलब क्या होता है, नोज़िया वॉमिटिंग के अंदर ही आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नोज़िया के अंदर मतलब वॉमिटिंग वाली फील आ जाती है। वॉमिटिंग होती नहीं है बट वॉमिटिंग वाली फील आती है, उसी को हम नोज़िया बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जी मचलाने को ही हम बोलते हैं कि नोज़िया। अब नोज़िया को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो जो मील्स जो हम खाना खाते हैं वो लिटिल खाना खाना है हमको, ईट लिटिल मील, यानी कि छोटी अमाउंट में खाना खाना है और एक साथ नहीं खाना है, मतलब गैप गैप के बीच में खाना है। मतलब कि अगर आप दिन में 2 टाइम खाते हो तो आपको दिन में 4 टाइम खाना है, एंड थोड़ा थोड़ा करके खाना है, छोटा बाइट लेना है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग मील आपको पानी नहीं पीना है, बिटवीन मील्स पानी पीना है, यानी कि आपको खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, खाना खाने के कुछ टाइम बाद में पानी पीना है, स्लोली स्लोली खाना खाना है। अवॉइड करना है हार्ड टू डाइजेस्ट फूड, जो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस, उनको अवॉइड करना है। एंड जो मेनली कंज्यूम करना है फूड को, दैट आर कोल्ड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि ऐसे फूड को ईट करना है जो कि रूम टेम्परेचर पर कोल्ड हो। ठीक है, तो ये सब काम कर सकते हैं हम नोज़िया को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं वॉमिटिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर एंड स्वीट एंड लिक्विड, लाइक सोडा, फ्रूट्स, जूसेस वगैरह, हम सब क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे। देन नेक्स्ट है कि रेस्टिंग आइदर इन अ सिटिंग पोजीशन, उसको सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे या फिर लाइंग पोजीशंस। इसी के साथ हमारा वॉमिटिंग भी होता है खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी सॉक। सॉक इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ इन दिस चैप्टर। इससे भी आपका 5 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इसके टाइप बहुत बड़े होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सॉक को। सॉक बेसिकली होता क्या है कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज जो है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण हमें शॉक वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन या मेडिकल इमरजेंसी इन विच द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द ब्लड ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एन एडिक्वेट ब्लड फ्लो। ठीक है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज जो है, वो प्रॉपर अमाउंट में एडिक्वेट ब्लड फ्लो रिसीव नहीं कर पाते हैं, उसी को हम शॉक बोलते हैं। ये देखिए, एक पेशेंट को शॉक वाली कंडीशन हो रखी है तो उसको डिफिब्रिलेट प्रोवाइड किया जाता जा रहा है। जो आप उसके हाथ में देख रखे हो रेड कलर के, ये दो है जो, इनको डिफिब्रिलेट बोलते हैं। ये वैसे सीपीआर वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस शॉक डिजीज का। सबसे पहला टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, उसी को हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। यानी कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होने के कारण बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रॉपर इनएडिक्वेट मात्रा में चला जाता है, या प्रॉपर नहीं जाता है ब्लड ऑर्गन्स के पास में, या फिर इनएडिक्वेट क्वांटिटी में ब्लड जो है वो ऑर्गन्स के पास जाता है, जिसके कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। थर्ड है हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है एलर्जी से रिलेटेड है, एलर्जिक रिएक्शंस होने पे ये शॉक्स पैदा होता है। फोर्थ है आपका सेप्टिक शॉक्स, जो कि सेप्सिस से रिलेटेड है, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको सेप्टिक शॉक्स हो सकता है।
एंड फाइव्थ एंड लास्ट जो शॉक है वो न्यूरोजेनिक है, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि नर्व्स जो है वो डैमेज होने पे आपका न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कॉजेज या ईटियोलॉजी ऑफ शॉक। तो सबसे पहला है कि हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, इन्फेक्शंस, लो बीपी, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो काफ़ी सारे आप देख सकते हो ये सब कॉजेज है इसके। एक एक करके मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में भाई एंजाइटी, ब्लू स्लीप्स एंड फिंगर नेल्स, चेस्ट पेन, नोज या वॉमिटिंग, सोलो ब्रीथिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, शॉक वाली कंडीशन पे होने पे, सॉरी शॉक होने पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी इन्फ्यूज़न, आईवी थेरेपी देंगे हम उसको। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन थेरेपी देंगे हम उसको। उसके वैसो कंस्ट्रिक्शन एजेंट्स देंगे हम उसको। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हम उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस एजेंट्स देंगे जो कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे, ठीक है। लाइक एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन, ये क्या करती है, बीपी को मेंटेन करती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा शॉक भी होता है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नेक्स्ट डिजीज है आपकी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस बेसिकली एक ऐसी डिजीज है, बॉडी जो है वो अपना यूरिनेशन एंड डिफेक्यूएशन जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। मीन्स जो यूरिन आउटपुट है वो बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, एंड बॉडी जो है स्टूल आउटपुट में भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसी को हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट हो जाएगा एंड इनवॉलेंट्री स्टूल पास आउट हो जाएगा अगर आपको इनकॉन्टिनेंस है तो। आइए हम डेफिनेशन से देखते हैं। इन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कंट्रोल द इन एवेक्यूएशंस फंक्शंस ऑफ यूरिनेशन or defecations is called incontinence. It may be following types। इसके कुछ टाइप्स है, दो टाइप्स होते हैं इसके इनकॉन्टिनेंस के। पहला है फिकल, दूसरा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फिकल इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्सक्रेशन होगा आपके बॉवल कंटेंट्स का। जो बॉवल कंटेंट्स है वो इनवॉलेंट्री स्टूल के थ्रू पास आउट होंगे। एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होगा, आपके जो यूरिन है वो इनवॉलेंट्री एक्सक्रीट होगा। अब हम देखते हैं कॉजेज या ईटियोलॉजी ऑफ इनकॉन्टिनेंस। पॉलीयूरिया होगा आपको तो आपके इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। यानी कि पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन का पास आउट होना। नेक्स्ट है कैफीन और कोला बेवरेजेस। देन एनलार्ज प्रोस्टेट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आल्सो इंटरफेयर विथ नर्व फंक्शन ऑफ ब्लेडर। यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने पे भी आपका जो ब्लेडर है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसके कारण आपके इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। या फिर अगर कोई पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है तो उसके अंदर भी क्या होगा, इनवॉलेंट्री पास आउट होगी स्टूल यूरिन वगैरह, ठीक है। तो वो भी इनकॉन्टिनेंस का ही शिकार होता है। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ इनकॉन्टिनेंस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम जो इनकॉन्टिनेंस है उसका चेकअप कैसे करेंगे, तो स्कल एक्सरे लेंगे हम उसके, ईईजी करवाएंगे हम उसकी, सेरेब्रल एंजियोग्राम करवाएंगे, एमआरआई वगैरह हम उसके पेशेंट की करवाएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का। नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अब ये तो सब जो थे वो क्या थे, अगर पेशेंट कैसा हो, कॉन्शियस हो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कराएंगे सीबीसी, यूरिन एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, लिवर फंक्शन टेस्ट, लंबार फंक्शन, एबीसी टेस्ट, ये सब करवाएंगे हम अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है इनकॉन्टिनेंस का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहेवियरल मैनेजमेंट करेंगे, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट करेंगे। ब्लेडर रिट्रेनिंग करेंगे हम, मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे लाइक फेसोट्रेरियोडिन एंड टोल्टेरोडिन। ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इसके अंदर। पहली है फेसोटेरोडिन, दूसरी है टोल्टेरोडिन। तो इन दोनों ड्रग्स का आप नाम याद रख सकते हो जो कि इनकॉन्टिनेंस के अंदर दी जाती है। सर्जिकल इंटरवेंशन में भी यूज़ कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी सर्जिकल इंटरवेंशन की। इसी के साथ आपका इनकॉन्टिनेंस भी होता है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी गैंग्रीन। गैंग्रीन जो होती है बेसिकली जो टिश्यूज़ जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचने के कारण गैंग्रीन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, जो कि टिश्यू डैमेज को कॉज करती है। सो गैंग्रीन रेफर्स टू दी डेथ ऑफ टिश्यू। जो बॉडी टिश्यूज़ है वो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण टिश्यू डेथ हो जाती है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर देख रखा है गैंग्रीन हो रखा है पेशेंट को। गैंग्रीन के अंदर उसके देखिए पूरा पैर जो है एकदम, जहाँ पे गैंग्रीन हुआ ब्लैक हो गया है। देखिए थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा है ये आपके गैंग्रीन वाली कंडीशन है, ठीक है बच्चों।
अब हम चलते हैं इसके कॉजेज़ देखते हैं गैंग्रीन के कि गैंग्रीन किस किस कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला है कि इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके कारण आपका गैंग्रीन हो सकता है। नेक्स्ट है कोई इंजरी हो गई, फिजिकल इंजरी हो गई, या फिर आपने कोई प्लास्टर करवा रखा है, टाइट प्लास्टर या बैंडेज बंधवा रखी है, तो उसके कारण क्या होता है कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है वहाँ पे ऑर्गन पे, जिसके कारण गैंग्रीन हो जाता है। हीट या कोल्ड के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इन सब से आपका हो सकता है गैंग्रीन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। कॉजेज यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कॉजेज नहीं है, ये गैंग्रीन के टाइप्स है। तो गैंग्रीन के टाइप्स होते हैं ड्राई एंड वेट। ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय ड्राई एंड श्रिवेल्ड स्किन रैगिंग। बेसिकली जो ड्राई गैंग्रीन होता है उसके अंदर क्या होता है, पर्पल ब्लू या फिर ब्राउन कलर हो जाता है। सॉरी, मतलब कि जब आपको गैंग्रीन होगा तो सबसे पहले क्या होता है, ब्राउन कलर से पर्पल कलर हो जाता है, एंड पर्पल ब्लू कलर से फिर वो ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है हमारा ड्राई गैंग्रीन। इसके अंदर ये इसका ड्राई गैंग्रीन होने का क्या कारण है? इट अकर्स ड्यू टू ब्लड वेसल्स डिजीज, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, या फिर आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपका ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका वेट गैंग्रे। वेट गैंग्रे के अंदर क्या होता है? वेट गैंग्रीन के अंदर होता है, ये सीवियर बर्न वाली कंडीशन होती है। जब आपको सीवियर बर्न हो जाता है तब आपका वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है, या फिर अगर आपको फ्रोस्ट बाइट हो रखा है, कोई इंजरी हो रखी है, तब भी आपका वेट गैंग्रीन हो सकता है। इट अकर्स यूजुअली इन डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि थर्ड टाइप गैंग्रीन का, जो कि है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, अफेक्ट करता है ये डीप मसल्स टिश्यूज को, ठीक है। स्किन में बिकम पेल एंड पर्पलिश, जो स्किन है वो पर्पल एंड थोड़ी सी पेल दिखने लग जाती है। अब हम देखते हैं गैंग्रीन का मैनेजमेंट। गैंग्रीन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? तो सर्जरी करवा देंगे हम उसकी, जो गैंग्रीन जहाँ पे हो रखा है जिस पार्ट पे, उस पार्ट को पूरा रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। या फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि उसका इन्फेक्शन जो है रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है कि वैसोडाइलेटर देंगे हम उसको, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो जाए। देन लास्ट है कि हम उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे या प्लेटलेट्स ड्रग प्रोवाइड करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक्स में हम उसको एस्प्रिन दे देंगे, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करेंगे? डोंट यूज़ टोबैको, केयर करेंगे हम डायबिटीज़ पेशेंट की, लॉस करेंगे हम, वेट लॉस करेंगे, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को। इसी के साथ हमारा गैंग्रीन भी होता है समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिजीज़ ऑफ सेकंड चैप्टर इज़ कोमा। सॉरी, थर्ड चैप्टर जो साइन एंड सिम्टम है, कॉमन साइन एंड सिम्टम, उसकी लास्ट डिजीज है आपकी कोमा। कोमा रेफर्स टू दी अनकॉन्शियस। बेसिकली कोमा आपने हर फिल्म में देख रखा है, कोई ना कोई पेशेंट कोमा का दिख ही जाता है, ठीक है। तो कोमा से आप अच्छे खासे वाकिफ हो। कोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, स्लिप स्लिप कंडीशन में सोता रहता है, ठीक है। अब वो सोता फिजिकली नहीं है, मेंटली सोता रहता है, मतलब कि फिजिकली साथ साथ वो मेंटली भी सोता रहता है। यानी कि कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट इतने समय के लिए सो रहा है कि उसको खुद को नहीं मालूम कि वो कब तक सोएगा, ठीक है। वो एक अलग ही यूनिवर्स में चला जाता है वो, एंड डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता है कि वो कब जगेगा, कब वो अराइव्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए कोमा एक थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन होती है, थोड़ी सी इनफैक्ट क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट मरा भी नहीं है बट सो रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है, और जग भी नहीं रहा है। अब वो कब उठेगा वो भी नहीं मालूम। तब हम उसको केयर करना जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उसका देखभाल करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइन एज द डीप स्लीप, मतलब कि बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप लाइक स्टेट। ये एक डीप स्लीप लाइक स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट बी अराउज्ड, जो पेशेंट है वो जगेगा नहीं, सोया ही रहेगा वो, उसको हम बोलते हैं कोमा। ये देखिए, ये कोई पेशेंट है, इसको कोमा हो रखा है, ये सो ही रहा है, ठीक है। अब इसके केयर करना बहुत क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि कोमा हो गया है तो अब ये खाएगा नहीं मुंह से। अब इसको जो आपकी आरटी होती है उसके द्वारा इसको फीडिंग करवानी पड़ेगी। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे वेंटिलेटर पे इसको चढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। प्रॉपर इसका कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग होगी, तो देखभाल थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कोमा वाली कंडीशन में। इसके कॉजेज़ क्या क्या है?
कॉमा के, तो मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं लाइक डायबिटीज़ हो रखा है, यूरेमिया हो रखा है, अल्कोहलिज्म, लिवर फेलियर या ड्रग इंड्यूस। सेकंड है इसका कॉजेज की ट्रॉमा। ट्रॉमा लाइक ब्रेन कॉन्शियस हो रखा है, हिमेटोमा हो रखा है। हिमेटोमा का मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो रखा है अंदर। देन थर्ड है कि सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं अपने ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंसिव, सीवीए वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। फोर्थ है इसका फिजिकल एजेंट्स लाइक हाइपोथर्मिया हो रखा है या हाइपरथर्मिया हो रखा है तो आपको कोमा हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी आपको कोमा हो सकता है। इन्फेक्शन हो रखा है लाइक मेनिंजाइटिस, मेनिंजस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो भी आपको कोमा हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या कराएंगे कोमा के अंदर, तो स्कल एक्सरे करवाएंगे हम, ईईजी करवाएंगे हम, सेरिब्रल एंजियोग्राम करवाएंगे हम, एमआरआई करवाएंगे पेशेंट की। मेटाबॉलिक टेस्ट क्या करवाएंगे हम अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, तो सीबीसी करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करवाएंगे, कैल्शियम टेस्ट करवाएंगे, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, लंबार फंक्शन एबीसी करवाएंगे हम उसकी। नेक्स्ट है कि हम असेस करेंगे लेवल ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे पेशेंट की। तो ये पेशेंट के जो कोमा वाला है उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा कि हम उसका पेशेंट का लेवल चेक करेंगे अनकॉन्शियस से कि वो कॉन्शियस है उसका, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे ग्लेसगो कोमा स्केल से, जीसीएस के द्वारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये थोड़ा सा दे रखा है जीसीएस स्केल के बारे में, ग्लेसगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होती है, एक स्केल होती है जो कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल को मेजर करती है। ठीक है, इसके कुछ नंबरिंग होती है, 3 से लेके 15 के बीच में होती है नंबरिंग। जो 3 से 8 होता है वो सीवियर ब्रेन इंजरी होती है, 9 से 12 जो होता है वो मॉडरेट ब्रेन इंजरी, एंड 13 से 15 के बीच में जो होता है वो माइनर ब्रेन इंजरी होती है। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट या मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम उसकी रिलेटिव्स की द्वारा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके स्कल का, प्यूपिल ऑफ आइज़ देखेंगे हम उसकी आइज़ के प्यूपिल्स जो है वो ग्लेसगो कॉमा स्केल से हम मेजर करेंगे। इसी के साथ हमारा कॉमा भी होता है ख़त्म एंड पूरा चैप्टर भी होता है ख़त्म। हमने इस चैप्टर की सारी डिजीज़ करवा दी। इस एक वीडियो के अंदर आपका 5 नंबर का फिक्स सवाल बनता है। आपका अंडर 14 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा ये अच्छे से डिजीज़ देख लेनी है, सारी रट लेनी है, याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से पक्का आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।